30 की उम्र के बाद डेटिंग करना अजीब होता है। आप रिझाने के खेल के लिए बहुत बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन छोड़ने के लिए बहुत छोटे। इसलिए मैंने अपने एक दोस्त के कहने पर लोकल डेटिंग ऐप को आजमाया। मेरी मुलाकात क्लियर नाम की एक 29 साल की लड़की से हुई। वो बड़ी हरी आंखों और प्यारी सी मुस्कान वाली एक लड़की थी। हम ब्लॉक के नीचे एक छोटे से सुंदर कॉकटेल बार में मिले। पहले तो मुझे लगा कि ये अजीब होगा, मेरी पिछली हर एक डेट की तरह, लेकिन क्लियर मान लीजिए कि वो अलग लग रही थी। जब मैं अंदर गया तो वो पहले से ही टेबल पर एक प्यारी सी रेड स्कर्ट और वाइट टैंक टॉप पहने मेरा इंतजार कर रही थी। वो मुस्कुराई और मैं भी मुस्कुराया। हम तुरंत घुल मिल गए। वो होशियार और मजाकिया थी और बोरिंग बातों के बजाय अच्छी हंसी मजाक वाली बातें बताती थी, और वो सुनती भी थी। एक लड़का इससे ज्यादा और क्या चाह सकता है ना। कुछ ड्रिंक्स के बाद मैंने पूछा कि क्या वो मेरे अपार्टमेंट में चलना चाहती है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कहा। मैं टॉप फ्लोर पर खुले लेआउट वाले एक अच्छे फ्लैट में अकेला रहता हूँ। जब हम अंदर गए तो उसने आर्ट वर्क, रोशनी और यहाँ तक कि मेरी प्लेलिस्ट की भी तारीफ की, लेकिन फिर उसकी नजर मेरी किताबों की अलमारियों पर पड़ी, जो मुट्ठी भर किताबों के अलावा ज्यादातर खाली थी। तुम लबूबू कलेक्ट नहीं करते क्या? लबूबू, वो डिजाइनर खिलौना, क्या तुमने वो कभी देखा नहीं? उसने अपना फोन निकाला और मुझे अपना वॉलपेपर दिखाया। उस पर एक बड़ी आंखों वाला, तीखे दांतों वाला छोटा सा जीव था जो खरगोश और भूत के जैसा लग रहा था। फिर उसने अपना एल्बम स्क्रॉल करना शुरू किया और मुझे इन खिलौनों से भरे कांच के डिब्बों की एक के बाद एक तस्वीरें दिखाई। वो अलग अलग रंग, शेप और एक्सप्रेशन वाले थे। कुछ मुस्कुरा रहे थे तो कुछ गुर्रा रहे थे। मेरे पास करीब 70 है और हर कोई दूसरे से अलग। मैंने ना हंसने की कोशिश की। अलग? और ये चीज है? सच कहूं तो मुझे शैतानी खरगोश जैसे लग रहे हैं। शायद मेरी लाइफ का अब तक का सबसे डरावना खिलौना है ये। अचानक उसकी मुस्कान मुरझा गई। उसके माथे पर लकीरें बन गई, जैसे मैंने उसे बहुत गुस्सा दिला दिया। ये बहुत ही खूबसूरत है, बस तुम्हें ये ज्यादा समझ में नहीं आते। मैंने अपने कंधे चढ़ा दिए और सोचा कि इस मामले को खत्म करने का तरीका है कि मैं शांत ही रहूं। बिल्कुल ठीक है, हाँ तुम्हारी मर्जी। उसने एक पल के लिए मुझे घूरा और मुझे लगा कि उसमें कुछ बदल गया है। अब वो लड़की नहीं रही जो 1 घंटे पहले थी। वो कुछ अलग सी लग रही थी। तुम्हें ये कैसे पसंद नहीं हो सकते? उसने मुझसे जब ये पूछा तो ऐसा लगा जैसे वो मुझे दोबारा सोचने का मौका दे रही है। मैं हंस पड़ा। अगर मैंने कभी अपने घर में ऐसा कुछ देखा तो शायद उसे जला दूंगा। और यही वो पल था जब सब कुछ गड़बड़ा गया। उसके चेहरे से सभी भाव गायब हो गए। उसकी पुतलियां फैल गई, जिससे उसकी आंखें और भी डरावनी हो गई। वो धीरे से उठी और बिना कुछ कहे मेरे किचन काउंटर की तरफ चली गई। मैंने उसे वो धारदार चाकू उठाते देखा जो मैंने पहले नींबू काटते समय छोड़ दिया था। मैं घबरा कर हंस पड़ा। अच्छा, क्या तुम अभी कुछ कर रही हो? क्योंकि उसने चाकू अपने होठों पर रखते हुए मुझे चुप करा दिया। मैं तुम्हारे लिए लाई हूं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। क्या? उसने अपने बड़े बैग में हाथ डाला और एक छोटी सी लबूबू डॉल निकाली जो गहरे काले रंग की थी और उसकी लाल आंखें थी। उसने उसे काउंटर पर चाकू के पास रख दिया। मैं चाहती थी कि तुमसे मिले। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे ऊपर कोई भार आ गया। ठीक है क्लियर, तुम्हारा मजाक बहुत हो गया। चाकू नीचे रख दो। वो हिली नहीं। उसकी आंखें ऐसे झुकी जैसे वो खुद को संभालने की बहुत कोशिश कर रही हो। फिर धीमी कांपती आवाज में उसने कहा, उसने तुम्हारी बात सुन ली, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। मैं पीछे हट गया, पूरी तरह से गुस्से में। मैं किसी घटिया खिलौने से माफी नहीं मांगने वाला था। पागल तो इसके पीछे पागल है। मेरा फोन लगभग 10 फीट दूर सोफे पर रखा था। मैंने शांत रहने की कोशिश की। देखो, देर हो गई है, तुम्हें जाना चाहिए। वो अचानक झपटी। मैं बचने के लिए तैयार था, लेकिन उसने मेरा हाथ चीर दिया और फिर चिल्लाने लगी कि मुझे उसके लबूबू से कैसे माफी मांगनी चाहिए। मैं पीछे की ओर झुका, लगभग कॉफी टेबल पर गिर गया। मैंने अपना फोन उठाया और खुद को बाथरूम में बंद कर दिया। मैं दरवाजे से सट कर खड़ा रहा, जबकि वो किसी पागल की तरह उस पर लात घूंसे से वार कर रही थी। मैंने 911 डायल किया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि जिस महिला को मैं घर लाया था उसकी तबीयत खराब हो गई है और मैं अपनी सेफ्टी को लेकर डरा हुआ हूं। लगभग 1 मिनट बाद उसने दरवाजा पीटना बंद कर दिया, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। मैंने अपना कान लकड़ी से लगाया और सुनने लगा। मुझे फुसफुसाहट सुनाई थी। उसकी आवाज से लग रहा था कि वो किसी से बात कर रही है। उसने चीखना चिल्लाना बंद कर दिया था, बस फुसफुसा रही थी। ये भयानक था। 10 मिनट बाद 2 पुलिस अधिकारी आए। जैसे ही वो अंदर आए, मैंने बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खोला और क्लियर की ओर इशारा किया, जो अब सोफे पर बैठी थी और लबूबू को अपनी छाती से ऐसे पकड़े हुई थी जैसे वो उसका हमेशा का खजाना हो।
पुलिस ने उसे वार्निंग दी और फिर उनमें से एक ने उसे हथकड़ी लगा दी। वॉशरूम का दरवाजा जोर से पीटने से उसके हाथों से खून बह रहा था। सोफे पर हर जगह रुई बिखरी हुई थी क्योंकि वो गुस्से में तकियां फाड़ रही थी। जब पुलिस उसे ले जा रही थी तो वो चिल्लाती रही, कोई लबूबू से कैसे नफरत कर सकता है? उसकी आवाज हॉलवे में गूंज उठी, जितनी होनी चाहिए थी उससे ज्यादा तेज। मैं वॉशरूम से बाहर आया और उसे जाते हुए देखा। उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। यह 3 हफ्ते पहले की बात है। पुलिस ने बाद में मुझे बताया कि क्लेयर का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वो बेदाग है। लेकिन वो ऐसे ऑनलाइन फोरम की मेंबर थी जिनके जुनूनी फैन क्लब इन खिलौनों को जिंदा अजीब की तरह मानते थे। पुलिस का मानना है कि उसे साइकेट्रिक जांच की जरूरत है। क्लेयर ने अपने बचाव में कहा कि लबूबू लाइन उनका नया पर्पस बन गया है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उसके खिलाफ आरोप लगा सकता हूं, लेकिन मैंने नहीं लगाया। मुझे पता था कि वो उसे किसी मानसिक संस्थान में भेज देंगे तो उसके लिए चीजें और मुश्किल बनाने का क्या मतलब है। आखिरकार वो बीमार है, क्योंकि कोई भी जुनून जो आपकी तर्क शक्ति को मिटा देता है वो एक मेडिकल प्रॉब्लम है। उसके बाद से मैंने उससे कोई बात नहीं की। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि उसे जरूरी मदद मिले, और सभी लबूबू फैन से बेहतर होगा कि आप लोग मुझसे दूर रहें। ये पिछले शनिवार की बात है। मैंने कॉलेज के अपने पहले 2 हफ्ते ही पूरे किए थे कि मेरी रूममेट लिव मुझे मेरी पहली फ्रेट पार्टी में जबरदस्ती ले जाने के लिए तैयार थी। मैं जाना नहीं चाहती थी। मैं कैंपस में किसी को भी मुश्किल से जानती थी और नशे में धुत अजनबियों से घिरे रहने का आइडिया मुझे बिल्कुल भी एक्साइट नहीं कर रहा था। लेकिन लिव के पास लोगों को मनाने का एक अलग ही अंदाज था। रात के 9 बजे तक मैं अल्फा बीटा फ्रेट हाउस के बाहर खड़ी थी। उसकी एक टॉप पहने हुए कोशिश कर रही थी कि मैं बिल्कुल भी अलग ना लगूं। पार्टी में शोरगुल और अफरा तफरी मची हुई थी और उसमें गिरी हुई बियर और पसीने की गंध आ रही थी। पीछे बड़े बड़े स्पीकरों से गाने बज रहे थे। लोग नाच रहे थे, हंस रहे थे और बियर पोंग खेल रहे थे। मैं भीड़ के किनारे खड़ी थी, जंगल जूस का एक गरम कप पकड़े हुए, किसी को मैसेज करने का नाटक कर रही थी। तभी मैंने भीड़ में से एक लड़के को अकेले बैठे देखा। उसने हरे रंग की हुडी पहनी हुई थी, हाथ गोद में लिए हुए थे और पैर पूल में लटकाए हुए थे, जबकि बाकी सभी लोग दिखावा करने या दोस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। वो बस वहीं बैठा देख रहा था। मुझे नहीं पता कि मुझे वहां जाने के लिए किसने मजबूर किया। शायद बोरियत थी, शायद मेरी जिज्ञासा ने, पर ना जाने मुझे क्या हुआ। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? उसने सर हिलाया। जरूर। उसने बताया कि उसका नाम मेसन है। वो आर्ट्स में मेजर था और उसने कहा कि उसे पार्टियां ज्यादा पसंद नहीं, बस एनर्जी के लिए आया है। उसमें कुछ खास बात थी, शांत फिर भी अजीब। हमने फिल्म में टैटू और फ्रैट पार्टी की जिंदगी जैसी बेतुकी बातों पर बात की। वो यहाँ के दूसरे लड़कों जैसा नहीं था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा सावधान होकर उससे बात नहीं कर रही थी, और ये एक बहुत बड़ी गलती थी। बातचीत के बीच में ही उसने अपनी हुडी की बाजू ऊपर कर ली। इसे देखो, उसने कहा। उसके हाथ पर एक टैटू था, एक जीव, बड़ी गोल आंखें, नोकीले दांत, छोटे कान। ये एक राक्षसी खरगोश जैसा लग रहा था, कार्टून जैसा लेकिन परेशान करने वाला। ये लबूबू है, उसने इंक को हल्के से छूते हुए कहा। मैं इन्हें इकट्ठा करता हूँ, हर तरह के। हम एक तरह से सोलमेट्स हैं। मैंने हंसने की कोशिश की, सोचा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि वो तो बहुत सीरियस था। ओ, क्या ये बच्चों के डरावने खिलौने जैसा नहीं है? वो फिर भी नहीं हंसा। उन्हें गलत समझा गया है, लोग सिर्फ कूल दिखने के लिए उनका मजाक उड़ाते हैं। मैं अजीब सी हंसी हंसते हुए खड़ी हो गई। खैर, मुझे लिव को ढूंढना है। जैसे जैसे मैं दूर जा रही थी उसकी नजरें मेरा पीछा कर रही थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। आधी रात तक पार्टी थमने लगी थी। लिव किसी लड़के के साथ गायब हो गई थी और मुझे इंतजार करने का मन नहीं कर रहा था। मेरा डॉर्म सिर्फ 10 मिनट की पैदल दूरी पर था और मुझे लगा कि मैं अकेली जा सकती हूँ। मैंने एक ईयरबड लगाया और वापस जाने लगी। रात शांत थी, खाली फुटपाथ, हल्की हवा, कोई ट्रैफिक नहीं। मुझे याद है कि मैं सोच रही थी कि कितना सुकून है। उस पल मैंने खुद से कहा कि कॉलेज शायद मजेदार हो जाए। मैं गाने सुनते हुए मजे से अपने डॉर्म जा रही थी, लेकिन अचानक मुझे घबराहट हुई। कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने म्यूजिक बंद किया और कदमों की आहट सुनी। कोई मेरे पीछे चल रहा था। पहले तो मैंने ज्यादा नहीं सोचा, शायद कोई और स्टूडेंट घर जा रहा होगा, लेकिन कदमों की आवाज धीमी नहीं हुई, बल्कि वो मेरे कदमों से मेल खाने लगी। जब मैं रुकी तो वो आवाज भी रुक गई। जब मेरी स्पीड कम होती तो उसकी भी कम हो जाती। मैं पलटी। एक स्ट्रीट लाइट के नीचे शायद 20 फीट पीछे मेसन खड़ा था। उसने वही हुडी पहनी हुई थी, उसकी बाहें बगल में अकड़ी हुई थी, उसका सर थोड़ा झुका हुआ था। मैंने पलकें झपकाई। मेसन? उसने एक शब्द भी नहीं बोला, बस मुस्कुराया।
उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिससे मुझे अपनी जान का डर लग रहा था। फिर उसने अपना बायां कंधा 2 बार झटका और कुछ जपने लगा। मुझे ठीक से समझने में एक पल लगा कि वो क्या कह रहा था। मैंने ध्यान से सुना और उसने कहा, लबूबू। वो ऐसे बोल रहा था जैसे किसी बच्चे ने अभी अभी बोलना सीखा हो। लबूबू। मेरा दिल बैठ गया था। क्या चाहिए तुम्हें? मैं ध्यान से पीछे हटते हुए चिल्लाई। उसके कदम मेरे पीछे आने लगे। तुमने लबूबू को दुखी कर दिया, उसने पुकारा। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। मैं मुड़ी और दौड़ने लगी। मैं उसे मेरा पीछा करते हुए सुन सकती थी। उसके कदम अब चलते हुए नहीं लग रहे थे। वो तेज भारी धमाके की तरह थे, जैसे कोई चीज अजीब ढंग से या जमीन पर नीचे की ओर दौड़ रही। वो चिल्ला रहा था कि मैंने उसके सोलमेट का अपमान करके उसे नाराज कर दिया है। मेरा डॉम 1 ब्लॉक दूर था। मैं लॉन में भागी, अपना की कार्ड ढूंढते हुए। मैंने दरवाजा जोर से बंद कर दिया और अपना की कार्ड स्वाइप किया। पहली कोशिश में ही रीडर लाल हो गया। मेसन कुछ ही इंच की दूरी पर था। कांपते हाथों से मैंने फिर स्वाइप किया और आखिरकार वो हरा हो गया। मैंने दरवाजा खोला और पीछे से जोर से बंद कर दिया, और जैसे ही उसके कदम फुटपाथ पर पहुंचे, मैंने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था। वो बिल्कुल बाहर खड़ा था। मैंने उसे दरवाजे पर लगे शीशे से देखा। उसकी सांसें तेज और उखड़ी हुई थी। उसका चेहरा उदास था, लेकिन उसकी आंखें शैतानी लग रही थी। वो दरवाजे के पास झुका और फुसफुसाया, तुमने लबूबू को दुखी कर दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं पीछे हट गई। मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने अपना फोन उठाया और कैंपस सिक्योरिटी को फोन किया। वो 10 मिनट में पहुंचे, लेकिन तब तक मेसन जा चुका था। मैंने उस अथॉरिटी से उसकी शिकायत की, जिन्होंने उसकी जांच भी की, लेकिन उस संकी ने उनके मुंह पर झूठ बोला कि वो मुझसे कभी मिला ही नहीं। चूंकि कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुझे लगा कि शायद अब मामला यहीं खत्म हो जाएगा। अगली रात लगभग 3 बजे मैंने जमीन पर कुछ सरकने की आवाज सुनी। मैं उठकर बैठ गई। जमीन पर एक लिफाफा पड़ा था। किसी ने उसे मेरे दरवाजे के नीचे धकेल दिया था। उसमें मेरी एक तस्वीर थी जो उस रात पहले ली गई थी, जब मैं मेसन के बगल में पूल के किनारे बैठी थी। नीचे कोने में लाल स्याही से लिखा हुआ था। मैं डर गई थी। लबूबू याद रखता है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तस्वीर फेंक दी और ताला दोबारा चेक किया। मुझे नींद नहीं आई। जब सूरज निकला तो मैंने अपना बैग पैक किया और सीधे लिव के डॉम में कुछ दिन रहने चली गई। लेकिन आज सुबह जैसे ही जाने के लिए आ रही थी, मैं अपना लैपटॉप लेने अपने कमरे में वापस गई, और कमरे में एंटर होते ही मेरी चीख निकल गई। मेरे तकिए पर एक गुलाबी लबूबू खिलौना रखा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मुझे घूर रही थी। उसकी नुकीले दांतों वाली मुस्कुराहट बिल्कुल असली लग रही थी। मैंने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया और अपना डॉम बदल दिया। मुझे नहीं पता मेसन क्या चाहता है। मुझे नहीं पता कि अब वो मेरी जिंदगी को और भी मुश्किल बना देगा या नहीं, लेकिन एक बात जरूर जानती हूं मैं, मुझे लबूबू पर कभी नहीं हंसना चाहिए था। दुख लोगों को अजीबोगरीब काम करने पर मजबूर कर देता है। हमें अपने बच्चे को खोए 3 हफ्ते हो चुके थे। एक पल हम पहली बार मॉम डैड बनने पर एक्साइटेड थे, और अगले ही पल हम अस्पताल के कमरे में फ्लोरेसेंट लाइटों के नीचे बैठे थे, और एक डॉक्टर हमें जिंदगी की सबसे बुरी खबर सुना रहा था। मेरी पत्नी मैडिसन वहां रोए बिना बस गहरी सांसें लेती हुई बैठी थी। उसके बाद से वो बहुत बदल गई। ज्यादातर समय वो बिस्तर से उठती ही नहीं थी। वो मुश्किल से कुछ खाती पीती या बोलती थी। मैंने अपनी पत्नी को उस धुंध में डूबते हुए देखा जिससे मैं उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा था। मैंने हर कोशिश की, उसका पसंदीदा खाना बनाया, उसका पसंदीदा संगीत बजाया, और यहाँ तक कि उन बच्चों की किताबों को भी जोर से पढ़ा जिन्हें फेंकने का हमारा मन नहीं करता था। कुछ भी काम नहीं आया जब तक मैं घर एक नीला लबूबू खिलौना नहीं ले आया। मैडिसन ने मजाक में कहा कि हम इसे अपने बच्चों के कमरे की शेल्फ पर रखेंगे और कहेंगे कि ये उनका वॉच डॉग है। तो मैंने एक सुबह उसे एक रीसेलर से खरीदा और उसे दे दिया। अचानक उसका चेहरा ऐसे चमक उठा जैसे वो प्रेजेंट में वापस आ गई। उसने उसे अपनी बाहों में थाम लिया और सीने से ऐसे चिपका लिया जैसे वो जिंदा हो। ऐसा लग रहा था जैसे उस खिलौने ने उसके अंदर के खालीपन को भर दिया। पहले तो मुझे राहत मिली। उसकी खाली निगाहों से बेहतर तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन अगले कुछ घंटों में ये सुकून और भी बदतर होता गया। मैडिसन ने लबूबू को एक छोटे से नीले कंबल में लपेटा। दोपहर में मैंने मैडिसन को लबूबू को सेब की चटनी चम्मच से खिलाते हुए देखा। शाम तक उसने उसे हमारे बच्चे के पालने में रख दिया। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने उससे कहा, यह कोई असली बच्चा नहीं है मैडिसन, ये तो बस एक खिलौना है। उसने मेरी तरफ मुंह फेर लिया और पहली बार मुझे अपनी पत्नी से डर लगा। वो मुझे अपनी लाल आंखों से घूर रही थी।
हमारे बेटे के सामने ऐसी बातें मत करो। मैं दंग रह गया। मैडी, वो हमारा बेटा नहीं है, हमारा बेटा है। रुको। उसके होंठ कांप रहे थे और एक पल के लिए मुझे लगा कि वो रोने वाली है, लेकिन फिर उसका चेहरा गुस्से से लाल होता गया। तुम भी बिल्कुल उनके जैसे ही हो। उन्होंने कहा कि वो चला गया है, पर मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। उसकी सांसें तेज हो रही थी और मुझे डर था कि वो कुछ बुरा कर सकती है, इसलिए मैंने बात को आगे नहीं बढ़ाया। मैंने खुद से कहा कि ये दुख की बातें हैं, कि ये बीत जाएगा, नींद से मदद मिलेगी। मैं गलत था। उस रात मैं खाली बिस्तर पर जागा हुआ था। मेडिसन की डरावनी लोरी पूरे घर में गूंज रही थी। मैंने उसकी आवाज सुनी और उसे नर्सरी में पाया। वो लबूबू को ऐसे थपथपा रही थी जैसे किसी बच्चे को सुला रही हो। लोरियां सुनाते हुए उसने उसे अपनी बाहों में भी झुलाया। माहौल में ठंडक घुल गई और मेरी रीढ़ में एक ठंडी सिरहन सी दौड़ गई। अगले दिन बात बिगड़ चुकी थी। मैं मेडिसन को लबूबू से धीमी आवाज में बात करते हुए सुन सकता था, मानो वो नहीं चाहती थी कि मैं उसे सुनूं। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, डैडी जल्द ही तुम्हें गोद में ले लेंगे, मैं वादा करती हूं। डैडी? मैं किसी डरावने खिलौने का डैडी नहीं हूं। मैंने उस पागलपन को रोकने की कोशिश की। मैंने उसे उससे छीनने की भी कोशिश की। मैडी, मुझे वो खिलौना दो। जैसे ही मैंने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, वो चीख पड़ी। उसने मेरा चेहरा नोच डाला और इस दौरान हमारा पालना गिर गया। उसकी नजरें तुरंत बदल गई। उसने मेरी तरफ इशारा किया, पूरी तरह से पागल होते हुए, और चिल्लाई, तुम उसे फिर से मारने की कोशिश कर रहे हो। मैं सदमे से पीछे हट गया। मुझे किसी को फोन करना चाहिए था। अब मुझे बात समझ आ गई है। हालांकि मेरा मन का एक हिस्सा भी यही मानता था कि मैं इस स्थिति को सुलझा सकता हूं, इसलिए मैंने रात होने का इंतजार किया। दोपहर होते होते वो शांत हो गए। हमने ज्यादा बात नहीं की। वो खिलौने को बेबी ब्लैंकेट में लपेट रॉकिंग चेयर पर बैठी और धीरे से कुछ गुनगुना रही थी। रात के 10 बजे तक मैं थक चुका था। मैं लेट गया और आखिरकार सो गया। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो मैं हिल नहीं पा रहा था। मेरी कलाइयों और टखने बच्चों के कपड़ों की पट्टियों से बिस्तर के फ्रेम से बंधे हुए थे और मेडिसन मेरे ठीक बगल में एक स्कैल्पल पकड़े खड़ी थी। मैंने उसे इमरजेंसी बेबी किट में रखा था, टैग काटने, मेडिकल टेप वगैरह के लिए। मैं तो भूल ही गया था कि वो है भी या नहीं। वो झुकी और लबूबू को मेरी छाती पर रख दिया। वो वहीं पड़ा रहा, छोटा और निश्चल, अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों और उस्तरे जैसी दांतों से मुझे घूर रहा था। तुम कैसे पिता हो? तुम्हारा बेटा सारी रात तुम्हारे लिए रोता रहा। मेडिसन, प्लीज। छुरी उठाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। मैं तुम्हें तभी खोलूंगी जब तुम उसे चूमोगे। मुझे एक छोटा सा मौका मिला और मैंने उसे स्वीकार कर लिया। मैं मान गया। मेडिसन के पागलपन को स्वीकार करते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। उसने मुझे आजाद कर दिया और हम दोनों जमीन पर बैठकर लबूबू को ऐसे झुलाते और चूमते रहे जैसे वो हमारा ही बच्चा हो। मैंने उसे हंसते, रोते और फिर हंसते देखा। ये डरावना और दर्दनाक दोनों था। मैंने तब तक कोई गलत कदम नहीं उठाया जब तक वो उठकर ये नहीं कहने लगी कि उसे हमारे बेटे को सुलाना है। जैसे ही वो कमरे से बाहर गई, मैंने पैरामेडिक्स को बुलाया। मैंने उन्हें मेरी पत्नी को मानसिक इंस्पेक्शन के लिए ले जाते हुए देखा। अस्पताल में खिलौनों से अलग होने के बाद वो बेचैन हो गई। उन्हें उसे बेहोश करना पड़ा क्योंकि वो अपने आसपास आने वाले हर व्यक्ति को लात मार रही थी और काट रही थी। काफी सलाह मशवरे के बाद डॉक्टरों ने उसे फ्लोरिडा के एक मानसिक हेल्थ सेंटर में ले जाने का सुझाव दिया क्योंकि उसका हिंसक व्यवहार तेजी से बढ़ रहा था। 2 हफ्ते हो गए हैं, वो अभी भी उसी सेंटर में है। मैं हर हफ्ते उससे मिलने जाता हूँ, लेकिन वो शायद ही कभी मुझे देखती है। डॉक्टर कहते हैं कि वो हकीकत से कोसों दूर है। उसे लगता है कि वो खिलौना वही बच्चा है जिसे हमने खो दिया था। उन्होंने मुझे उसकी चीजें एक गत्ते के डिब्बे में दी। मैंने उसे अभी तक नहीं खोला, लेकिन मुझे पता है कि अंदर क्या है। वो मुड़ा हुआ सा खिलौना। हर रात कसम से मुझे अलमारी के अंदर कुछ खुजलाने की आवाजें आती हैं, लेकिन शायद ये बस मेरे दिमाग में है। शायद।